पाकिस्तान को तकरीबन $1 बिलियन देगा। PDL का होगा जिसमें ₹4 हर महीने हमने बढ़ाना है ताकि वो ₹30 तक जाए। हम तकरीबन ₹4.95 के टैरिफ बढ़ाएंगे। वतीरा बन गया है नून लीग के अंदर कि वो वीडियोस को, ऑडियोज को और पोस्ट को जाली क्रिएट करते हैं। टेम्परिंग विद एविडेंस का जो केस है वो बनने चाहिए और इनको उसके लिए अलहदा सजा जो है वो होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ बीट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फवाज़ हैदी। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर गिराए जाने वाले कराची के नस्ला टावर के मकीनों का एहतजाज ताहाल जारी है। रिहायशी सुप्रीम कोर्ट से इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इस फैसले का दोबारा जायज़ा लेने का मुतालबा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक इस टावर की तामीर में कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए। इस टावर को बनाने वालों की गलती और जुर्म का खुमियाजा इस टावर में फ्लैट खरीदने वाले भुगतने पर मजबूर हैं। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी इमारतों की इजाज़त देने वालों को सज़ा क्यों नहीं मिलती, और क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कराची में गैर कानूनी तामीरात का खात्मा मुमकिन हो भी पाएगा। दूसरी तरफ बड़ा अहम मामला जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो पर भी हर रोज़ नए सवालात खड़े हो रहे हैं। इस सिलसिले में हुकूमत का कहना है कि अगर मरियम नवाज़ को ये यकीन है कि ये ऑडियो सच्ची है तो वो इसको अदालत ले जाए ना। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिंध बार की तरफ से इस मामले की जुडिशल इंक्वायरी के लिए भी दरख्वास्त दायर कर दी गई है। क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस दरख्वास्त को काबिल समात करार दे देगी? ये आने वाले दिनों में सामने आएगा, और आने वाले दिनों में IMF से किए गए मुआहदे के असरात भी मज़ीद महंगाई की सूरत में सामने आने वाले हैं। तो आज के शो में इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर जनाब हलीम आदिल शेख साहब, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हिना परवेज़ भट्ट साहिबा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैदर जमान कुरैशी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शेख साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। नस्ला टावर का मामला गंभीर हो गया सर, इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है लेकिन मकीन एहतजाज कर रहे हैं। आपकी जमात का इस इशू पर क्या मौक़िफ़ है, एक चीज़, और दूसरा ये सर कि आपके इल्म में है कि एक मिडिल क्लास ख़ानदान की पूरी ज़िंदगी का ख्वाब अपना घर होता है और वो इसकी ताबीर के लिए पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा देते हैं। आपके ख़्याल में इसकी ज़िम्मेदारी किस पर आयद होती है जो आज वहाँ पर जो लोग रहते थे वो इस चीज़ को भुगत रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो मकीन थे, जो रहते थे, जो बेनिफिशरीज थे, जो उसमें, वो इनोसेंट हैं, वो मजलूम हैं, उनसे बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है। और हमारा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था जो हमने पार्लियामेंट में करारदाद की सूरत में भी लाना चाह रहे थे, और हम मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से पे कह चुके हैं। इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर तो फॉलो किया जा रहा है, उसको सुप्रीम कोर्ट भी प्रेस कर रही है कि इसको तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो। साथ ही उसी ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने ये हुआ है कि इनको जो मकीन है इनको फौरन पैसे दिलवाए जाए, या बिल्डर से दिलवाए जाए या सिंध हुकूमत से दिलवाए जाए। तो मैं बताना चाहता हूं कि ये 2013 में इसका NOC फॉर सेल हुआ था पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के अंदर, और आपको पता है कि यहाँ SBCA में बाहर से चलता रहा है, कभी काका साहब चलाते रहे, कभी यूनुस मेमन चलाता रहा। इसके तमाम जो नक्शे पास हुए, जो NOC फॉर सेल हुआ, ये सब इस दौर के अंदर हुआ। तो मैं समझता हूँ कि इसमें एक फ्लॉ जरूर मौजूद है कि इनके खिलाफ तो इन बेचारों तो रोड पर आ गए, लेकिन अगर वो अफसरान, उस वक्त के मिनिस्टर्स, वो तमाम लोग जिन जिन का किरदार है, सिंध मुस्लिम सोसाइटी से लेकर KMC से लेकर डिप्टी कमिश्नर, KDA, मास्टर प्लान, SBCA, उन तमाम को अगर लाया जाता, और मैं इतना बड़ा अमाउंट नहीं है कि सिंध गवर्नमेंट ना दे सके, आउटसाइड द बजट लेने के बाद इसको दे दिया जाए। लाजमी बात है कि अल्टीमेटली बाद में बिल्डर के पास जमीन बच जानी है, लेकिन इस वक्त जो हो रहा है कि इसके जिम्मेदार ये अफसरान है, इसके जिम्मेदार वो माफिया है जो, और ये एक नस्ला टावर नहीं है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि इसके जिम्मेदार अफसरान हैं जिन्होंने इसकी NOC दी, और दीगर आपने जो कराची के इदारे हैं, सिंध के इदारे हैं, उनका नाम भी लिया। एक तासुर सर ये भी है कि अब जबकि नस्ला टावर के मकीनों और आबाद ने एहतजाज शुरू कर दिया है, तो सब सियासी जमातें सियासत करने के लिए मैदान में आ गई हैं। जब ये सारा इशू शुरू हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, तो उस वक्त किसी सियासी जमात का बयान सामने नहीं आया था। ऐसा नहीं लगता आपको कि इस इशू पर आपकी जमात ने भी अब सियासत शुरू कर दी है? हलीम आदिल शेख साहब, देखिए, बात यह है कि बड़ा अलग सा इशू है। कल वो बिल्डर्स हैं, वो हमारे शहरी हैं, वो हमारे बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, बड़े अहम लोग हैं, उनको मार पीट ये वो लाजिम बात है, हमारे लोग हैं, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी हमारी है,
उनके साथ खड़ा होना पड़ता है, लेकिन हम आज तक इस पे कायम हैं। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि फौरी तौर पर उनको मुतासरीन को पैसे मिलने चाहिए, लेकिन हमारा ये भी है कि ये जो नाजायज बिल्डिंग्स, ये कंक्रीट का पूरा एक वो शहर क्रिएट कर दिया गया है, पूरा एक कंक्रीट कर दिया गया है और हजारों नस्ला टावर बन रहे हैं। इसमें मैं सिर्फ अफसरान के साथ साथ, आपको पता सिंध में SBCA का अफसर वही होता है जिसको पिया चाहता है, जिसको बिलावल हाउस चाहता है, जिसको CM हाउस चाहता है। मैं समझता हूं कि हमने पहले दिन से जो मौक़िफ़ था वो आज भी हमारा है कि जिस तो तेजी से नस्ला टावर को गिरवाने के ऑर्डर किए जा रहे हैं। आपकी बातों से ये अंदाजा हो रहा है कि आप ये सजेशन दे रहे हैं कि सिंध हुकूमत अपने पास से मुतासरीन को पैसे पे कर दे और बाद में फिर बिल्डर से रिकवर कर ले, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, सिंध गवर्नमेंट आउटसाइड द बजट कोई भी एक समरी मंजूर करा के पैसे दे दे, उसके बाद बिल्डर से रिकवर करे, जमीन को अपने पास रखे। कर सकता है सर, ये सजेशन तो आपकी अच्छी है, ये मैं हैदर जमान कुरैशी से भी पूछ लूंगा, विफाक कुछ कर सकता है इस सिलसिले में कंपनसेशन के मामले में? देखिए 18वीं तरमीम है, जमीन सूबे की, NOC सूबे ने दी, बिल्डर से डीलिंग सिंध सूबे की, तमाम मामला डिप्टी कमिश्नर सिंध सूबे का, कमिश्नर सिंध सूबे का, इख्तियार सिंध सूबे सूबाई हुकूमत का। वफाक क्या कर सकता है? देखिए जमीन तो है ना, अरबों रुपए की जमीन बच रही है बिल्डर के पास, ये नहीं है बिल्डिंग जा रही है, जमीन बच रही है जो अब भी अरबों की है, सिर्फ 300 गज उसमें 320 गज खराब है, बाकी तो जेन्युइन जमीन है इस वक्त। लेकिन जो लोग दरबदर हो गए। अलीम आदिल शेख साहब, आप ये कह रहे हैं कि अभी जो मुतासरीन हैं उनको सिंध गवर्नमेंट पैसे दे दे और फिर बाद में बिल्डर से रिकवर कर लिए जाएं। हैदर जमान कुरैशी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर भाई, आपको भी वार्म वेलकम। आपकी जमात सर 13 साल से मुकम्मल सिंध में इख्तिदार में है, कराची भी सिंध का ही हिस्सा है और आपकी अपोजिशन को एक ही शिकवा है आपसे कि पीपल्स पार्टी ने तमाम इख्तियार सिंध हुकूमत को दे रखे हैं। शहरी इदारे चाहे बल्दियात हो या KDA हो, वो आपके इख्तियार में है। आपके ख्याल में नस्ला टावर्स मामले का असल जिम्मेदार कौन है? और जो सजेशन दी है अलीम आदिल शेख साहब ने, उसको कैसे देखते हैं, क्या ये मुमकिन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए ये बड़ा आसान है और शेख साहब ने बहुत आसानी से सारा जो मलबा है उसे हुकूमत पे डाल दिया, जबकि 2013 में जब भी इसका NOC हुआ और जो लोग इसमें जिम्मेदार हैं, ये एक आप आइसोलेशन में केस नहीं देख सकते। हमें ये भी देखना है कि हमारी अदालतें जो हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं वो जब ग्रैंड हायट 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू का केस होता है और प्लॉट अवार्ड होता है, एक कन्वेंशन सेंटर के साथ आपने एक 5 स्टार होटल बनाना है और CDA जो है वो खामोश रहता है, खामोश रहने दिया जाता है और उसके बाद वहाँ पर अपार्टमेंट्स बन जाते हैं जो कि टर्म्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट में नहीं थे, या एक बहुत ताकतवर शख्सियत हैं उनके घर को बाद में रेगुलराइज कर दिया जाता है बनी गाला के गिरदोनवा में, या बहुत सारे और वाकयात हैं। तो या बहरिया टाउन के मामलात में भी आप देख लें। तो ये पाकिस्तान की आवाम और खसूसन हम ये सवाल करना चाहते हैं कि अगर एक जैसा गुनाह हो तो ये सजा एक जैसी। सर ये आपने रेगुलराइज करने की बात की है हैदर भाई, तो यहाँ पे जो मुतासरीन है वो ये कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत ने उन्हें यकीन दहानी कराई थी कि रेगुलराइजेशन करेंगे। कल सिंध असेंबली ने बिल तो पास कर लिया लेकिन मगर वहाँ पे करारदाद अभी तक मंजूर नहीं हुई है। देखिए रेगुलराइजेशन जो है वो एक डिफरेंट प्रोसेस है। यहाँ पे मामला है एक अदालती फैसला था, उसका मानवान हम सब एहतराम भी करते हैं चाहे उसके जो भी रीजंस हों, और बिल्कुल इस हद तक तो हमारा सबसे पहले मौक़िफ़ ये था, शायद PTI तो उस वक्त इस मामले को इस तरीके से नहीं देख रही थी, लेकिन हमारे जो वजीर है सईद गनी साहब, उन्होंने तो शायद कोर्ट में भी जाके ये कह दिया था कि कम अज कम इट इज नॉट गोइंग टू हैपन अंडर माई वॉच। और देखिए इससे पहले एक आपकी उन्होंने ये भी कहा है कि आज उन्होंने ये भी कहा है कि नस्ला टावर में जिन्होंने घर लिया उनका क्या कसूर है। सईद गनी साहब ने कहा है ये जो एक कराची में पहले मार्केट का मामला हुआ जिसके गिरदोनवा में से सब तजावुज़ात हटानी थी तो वो हटाई गवर्नमेंट ने, लेकिन लोगों को मुतबादिल जगह फराहम की। एक पीरियड होता है, आप अदालतों को मैग्नानिमिटी दिखानी चाहिए, अकोमोडेट करना चाहिए, बहुत सारे मामलात होते हैं। इसी तरह नालों के ऊपर नाजायज तजावुज़ात थी, एडिक्वेट टाइम लेके गवर्नमेंट ने मुतलका अदारों से मिलकर काम किया। ऐसी बात नहीं है कि फैसलों पर अमल दरामद नहीं होता। हाँ, कुछ ऐसे जगह हैं कराची में
जहाँ पे कुछ अथॉरिटियां हैं, कुछ और मामलात हैं, वहां तो अदालती हुक्म जो है उसके ऊपर 1 इंच सुई नहीं हिलती। तो ये सवाल तो पैदा होता है कि क्या सिंध हुकूमत के ऊपर ही सब जोर चलता है, क्या लेकिन यहाँ पे सवाल ये भी है ना हैदर ज़मान कुरैशी साहब के जिम्मेदारी क्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की है कि वो देखे कि गैर कानूनी तौर पर तामीरात हो रही हैं, शहर का हुलिया बिगड़ चुका है? कुछ जिम्मेदारी तो सिंध हुकूमत की बनती है ना सर, चूंकि 13 साल से तो गवर्नमेंट आपकी है ना वहाँ पे हैदर ज़मान कुरैशी साहब, कब्जा माफिया का राज तो वहाँ पर है, इसको खत्म करना आपकी जिम्मेदारी। हर उस हुकूमत के उस इदारे की जिम्मेवारी बनती है जिसको अपना काम करना चाहिए। ठीक है, वो पंजाब में हो, सिंध में हो, KPK में हो, और बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का काम है कि वो लाखों की तादाद में जो केसेस हैं, वो जो ज़ेर इल्तवा केसेस हैं, वो जो पाकिस्तान को 133rd नंबर पे 138 मुल्कों में से अच्छा हैदर ज़मान कुरैशी साहब आपका नुक्ता ये आ गया है, हिना परवेज भट्ट साहिबा का भी मुझे जाना टर्म्स ऑफ डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस। प्लीज मुझे जैदी साहब बात मुकम्मल कंप्लीट कर ले, मुझे ब्रेक लेनी है। वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्री इन टर्म्स ऑफ डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस, उसका भी तो हिसाब लेना है ना किसी से, कि नहीं लेना? जी हिसाब लेना जी, 133rd आउट ऑफ 139 सही है, तो हमें उसका हिसाब भी चाहिए। पाकिस्तान की अवाम है ना, पार्लियामान को हिसाब मांगना है, तो सब लोगों का हिसाब किताब होना चाहिए, और जो जहां जिम्मेवार है उसका बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी सबकी होनी चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। हिना परवेज भट्ट साहिबा, नस्ला टावर के हवाले से आपकी पार्टी का मौक़िफ़ है, मुतासरीन को किस तरह से कंपनसेट किया जा सकता है, आपसे मैं पूछूंगा। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। तो हिना परवेज भट्ट साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा है। हिना, आपको भी बहुत वार्म वेलकम। नस्ला टावर के मसले पर आपके ख्याल में कौन कसूरवार है? क्या ये बिल्डर की जिम्मेदारी थी, या इसमें KDA, SBC और सूबाई हुकूमत की भी जिम्मेदारी बनती थी? जब ये तामीर हो रहा था तो इक़दाम करते ताकि मुतासरीन की ज़िंदगी भर की कमाई ऐसे ना जाती। देखिए, मैंने बिल्कुल आपकी बात सुनी और आपने कहा कि इस इशू को हमें पॉलिटिकल नहीं करना चाहिए। आई पर्सनली 100% एग्री। मैं एक चीज़ पे ही स्टैंड करती हूँ कि लोग जो मुतासर हुए हैं, आवाम को, जो भी लोग इस चीज़ से मुतासर हुए हैं, उनको कॉम्पनसेशन जो है वो प्रोवाइड होनी चाहिए। चाहे वो जो डीलर्स है वो बिल्डर्स करें, चाहे सिंध हुकूमत करे या फेडरल उनको हेल्प करे। इसमें फेडरल हुकूमत अपने हाथ पीछे करके ना बैठ जाए। आई थिंक के इकट्ठे एक स्ट्रैटेजी जो है वो बनानी चाहिए, और बिल्डर्स को मेक श्योर करना चाहिए कि कॉम्पनसेशन जो लोग हैं उनको दें। और मैं सोशल मीडिया पे देख रही थी कि बहुत से लोग ये क्वेश्चन भी कर रहे थे कि बनी गाला का जो 300 कनाल का घर है वो रेगुलराइज कैसे हो गया, या इस्लामाबाद में कोई ऐसे होटल्स हैं जिसमें इमरान खान साहब का फ्लैट है वो भी रेगुलराइज हो गया। तो वो क्वेश्चंस रेज होते हैं सोशल मीडिया पे। तो हमें बेसिकली इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि जो अवाम है, जिनके घर वहाँ हैं, जिनके फ्लैट्स वहाँ हैं, जो मुतासर हो रही हैं, उनकी कॉम्पनसेशन पे हम करें ज़्यादा। और दूसरी चीज़, हैदर ज़मान साहब जो हैं वो सीनियर मेंबर हैं पीपल्स पार्टी के, और पीपल्स पार्टी ना बहुत हमारे साथ सीनियर जमात रही है। लेकिन मैं एक चीज़ इनसे कहना चाहूँगी कि NA 133 में ऐसी वीडियोस सामने आई हैं जिसमें असलम गिल साहब पे इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी दे दिया, और सोशल मीडिया पे भी ऐसी वीडियोस वायरल हो रही थी जिसमें पीपल्स पार्टी का जो कैंपेन ऑफिस है पीको रोड में, उधर कुछ लोग 2-2 हज़ार रुपए लोगों को देते हुए और उनसे चलें, ये ठीक है, ये इसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। अभी सिर्फ नस्ला टावर के ऊपर बात करें, ये बहुत बड़ा मसला है। इलेक्शन कमीशन ने नहीं, इलेक्शन कमीशन ने एक अलग इशू के ऊपर जा रही है ना, तो मैं जरूर पीपल्स पार्टी PTI से हम ऐसी चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी से हम एक सीनियर जमात होते हुए इस तरह की चीज चलें जी, आप उनसे एहतजाज करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी आप रुजू कर सकते हैं। और मैं बताएं कि अभी नस्ला टावर पे चीज पूछना चाहती हूँ, हलीम आदिल शेख साहब यहाँ बैठे हैं। अभी आपको पता है कि ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई जिसमें कोरोना पैकेज में 40 अरब रुपए की बेज़ाब्तगियां जो हैं उसका इंकशाफ हुआ। सेपरेटली आता हूँ मैं, आपको मौका मिलेगा पूरा इन चीजों के ऊपर। कराची के जो लोग हैं वो इस वक्त सफर कर रहे हैं
हैं, नस्ला टावर के लोग सफ़र कर रहे हैं, आबाद वालों ने काम अपना बंद कर दिया है। आप ये बताएं, अभी तक मुस्लिम लीग नून की तरफ से इस हवाले से कोई बयान सामने नहीं आया। मरियम नवाज़ का ट्विटर हैंडल भी खामोश है। मिफ्ता इस्माइल समेत आपकी जो सीनियर क़यादत है, इसका ताल्लुक कराची से, वो भी खामोश हैं। क्या इस मसले पर, जिस तरह आपने भी कहा सियासत नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस मामले पर बात करने की क्यों आप खौफ हैं? आप लोग क्यों खौफ? हमारे लिए अवाम प्रायोरिटी है, पीपल शुड बी कॉम्पनसेटेड। हमारे यहाँ तो यही मौक़िफ़ है कि तो अगर अवाम प्रायोरिटी है तो आपकी क़यादत वहाँ से उनसे इज़हार यकजहती करने के लिए क्यों नहीं गई? तमाम क़यादत पहुँच रही है सियासी, आपकी क़यादत क्यों नहीं गई? किससे खौफज़दा है? मैं ज़रूर आपका मैसेज पहुँचा दूंगी। हमारी जो क़यादत होती है ना, वो हमेशा अवाम के साथ खड़ी होती है। सो डोंट वरी, वी आर ऑलवेज स्टैंडिंग। सो मैं आपको यही कह रही थी, लोगों को कॉम्पनसेट होना चाहिए। और ऐसे क्वेश्चंस जो रेज हो रहे हैं कि बनी गाला का घर क्यों रेगुलराइज हुआ, या वो इस्लामाबाद वाला जो होटल है वो जिसमें इमरान खान साहब का फ्लैट है वो क्यों रेगुलराइज हुआ, ये क्वेश्चंस बनते हैं। और आपको पता है, चाहे मियाँ साहब हों, चाहे मरियम बीबी हों, चाहे शहबाज शरीफ साहब हो, अवाम की आप बात करें तो आज शहबाज शरीफ साहब ने सबसे पहले महंगाई के ऊपर बात की। उन्होंने बात की कि किस तरह डॉलर जो है वो महंगे से ये सेपरेट इशू है। इसके ऊपर मैं अवामी इश्यूज जो है, महंगाई सबसे बड़ा इशू है, डॉलर हुकूमत के कंट्रोल में नहीं आ रहा, इसके ऊपर मैं आपसे तफसील से बात करूंगा। मैं आऊंगा आपके पास, जिसमें ये लोग आटा चोर चीनी चोर तो थे, लेकिन अब कोरोना फंड भी चोर। चले जी, हलीमा आदिल शेख साहब बड़े इल्जामात लगा रही हैं हिना परवेज भट्ट साहिबा आपके ऊपर। और मेरा भी सवाल आप ले लें कि आप समझते हैं कि आवाम के ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट कह रही है कि कोरोना के फंड भी आप लोग खा गए हैं, वो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है। मैं अब सवाल तो पूछ लेना उनसे, आवाम के असल इश्यूज एड्रेस हो रहे हैं सर? आवाम का असल इशू गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी है, या फिर वुज़रा का असल मसला ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम नवाज ने क्या कहा है, कि इसकी कौन सी ऑडियो रिलीज हुई है? क्या वाकई आवाम को वुज़रा से ये सुनना है कि ऑपोजिशन क्या कर रही है, या आवाम को ये सुनना है वुज़रा से कि वो उनके जो इश्यूज हैं उनको किस हद तक एड्रेस कर रहे हैं, उनके लिए कितना रिलीफ फराम कर रहे हैं? देखिए, ऑडियो वीडियोस का इशू हमारा नहीं है, वो तो कैप्टन सफदर साहब खुद बता रहे हैं कि पता नहीं कौन कौन सी ऑडियोज हैं, कहाँ कहाँ की ऑडियोज हैं, वो तो खुद बता रहे हैं ना। तो वीडियोस का भी कह रहे हैं सर, वीडियोस आने वाली हैं। जी, वो वीडियोस का भी बता रहे हैं कि उनके पास एक मुहिब वतन बंद के पास वीडियोस हैं। मतलब खुद आप देख लीजिए कि, और उनके मरियम सफदर साहिबा ने खुद के लिए कहा है कि मेरी वो इश्तारात वाली जो थी वो भी उनकी ऑडियो थी, असली है। मैं कहना चाहता हूँ कि 10 अरब रुपए टैक्स पेयर का पैसा, नॉन इलेक्टेड एक पॉलिटिशियन जिनको इख्तियार नहीं था एक्सचेकर को खर्च करने का, वो अपनी प्रमोशन के लिए उन्होंने खर्च किया। अवाम का सबसे बड़ा इशू मरियम नवाज साहिबा है, क्योंकि इनको पता आगे आने वाली सियासी लीडर वो हैं। आपने अवाम के इशू पर फिर स्पिन करके मरियम बीवी पे ले गए। चले जी, हलीमा आदिल शेख साहब, देखिए मेरी रिक्वेस्ट है, ये खातून है, मैं बीच में नहीं बोलना चाहता, अगर उन्होंने बोलना है तो शो कर दी, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। उन्होंने अपनी बात की, नहीं सर, आप न जाने क्यों, मतलब अगर आप ये बात, मैं किसी के ना बीच में ना बोलना चाहूंगा, मेरे बीच में आए ना, मैं किसी के बीच में बात करूंगा। सबको अपनी बात करनी चाहिए, और अगर इखलाकियात की कमी है तो उसका हमारा नहीं, मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ, मैं अपनी बात पूरी, मेरा मतलब ये है, ये आपने जो बात की कि जी ऑडियोज वीडियोज, ये इशू है, इससे कैरेक्टर का पता चलता है, पॉलिटिकल कैरेक्टर ऑफ द पार्टी, ऑफ द लीडरशिप, कि ये लीडरशिप क्या है, इनका नैरेटिव। आज तक देखिए पीपल्स पार्टी भी यहाँ मौजूद है ना, इन्होंने भी मेरे 20 इख्तलाफात इनके साथ मौजूद हैं, शदीद किस्म के, लेकिन कभी इस गंदे चक्कर में नहीं पड़े, वीडियो बना लो, ऑडियो बना लो, लीक कर दो, ब्लैकमेल कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। जस्टिस साकिब ने कहा, निसार साहब की वीडियो वो रिलीज कराई गई, झूठ निकल आई। इससे पता चलता है कि पिछले 10-20 साल कौन लोग पाकिस्तान पे हुकूमत करते रहे, उनकी जहनी कैफियत क्या थी, उनके अंदर क्या कैपेसिटी थी, किस सोच के लोग थे वो, कि कभी वो किस इदारे पे हमला कर देते हैं, कभी एस्टेब्लिशमेंट पे हमला कर देते हैं, कभी जुडिशरी पे हमला कर देते हैं। आजकल ये गैंग अप होकर जुडिशरी और हमारे दिफाई इदारों पर ये हमले कर रहे हैं, और उसके लिए गंदगी की हर सतह तक जाने को तैयार हैं। और मैं नहीं कह रहा, कैप्टन सफदर साहब फरमा रहे हैं कि जी स्विमिंग पूल की वीडियो है। सर सवाल ये है कि अगर ये लोग हमला कर रहे हैं तो आप हुकूमत हैं, आपके पास इख्तियारात हैं, आप इनको बेनकाब क्यों नहीं कर रहे? आप इनको बेनकाब करें ताकि ये अवाम में जाने के काबिल ना रहे। आप भी तो खामोश बैठे हुए हैं।
मेरा नहीं अभी आप कह रहे हैं कि आपके मिनिस्टर, देखिए जैदी साहब अभी आपने कहा कि जी आपके मिनिस्टर क्यों बात करते हैं। अरे बेनकाब क्यों ना करें इनको, और बेनकाब भी खुद हो चुके हैं, ये बेनकाब हो चुके हैं। पीडीएम का इस्लामाबाद पेशावर का जलसा देख लीजिए, मक्खियां मार रहे थे सब लोग। टीवी पे बयान देने से आप कैसे बेनकाब कर सकते हैं सर? अदालत लेके जाएं। आज पीटीआई का इस्लामाबाद में जलसा था, जिसमें पीटीआई के जलसे में एक इनका कारकुन आया और उसने कहना शुरू कर दिया नो इमरान नो। तो इनके ये हालात हो गए। आप पीडीएम को तो छोड़ दें, आपके अपने जलसे में सारे सोशल मीडिया पे चल रहा है, आपके अपने लोग कह रहे हैं कि नो इमरान नो। तो वो नवाज शरीफ के साथ, शहबाज शरीफ के साथ जो जलसों में होता रहा है वो होता रहा है, वो उनके साथ भी होता रहा है। आप प्लीज अपनी बारी में बोलिएगा, जरा मुझे उनका मौकिफ लेने दें। अली मादी शेख साहब आप प्लीज कंटिन्यू। हाँ जैदी साहब, मैं आपसे क्लोज करना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इनका गंद भी हम साफ कर रहे हैं, इनकी जो करप्शन करके लूट मार ले गए उसको भी हम मुंह दे रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क को आगे भी लेकर जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जिस अंदाज से मुश्किल हालात में कोविड-19 के बाद आज तक जिस अंदाज से हमने फेस किया है और आगे बढ़ रहे हैं, और जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट की बात की है, ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ले हो चुकी है, पार्लियामेंट का हिस्सा है, IMF में इस पर डिस्कस हो चुकी है। ये पुरानी स्टोरी 2020 की लागत में लगी है, ये इस वक्त पब्लिक डॉक्यूमेंट है और वहाँ IMF ने इसको क्लियर कर दिया, वहां इस पर डिस्कशन हुआ। तो ये कोई नई चीज नहीं है, बहुत सारे पैराज इसके क्लियर हो चुके हैं। देयर इज नो करप्शन, कोई करप्शन नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है। ये एक पुरानी एक ऑडिट पैराज निकाल कर लेकर आए, जिसके ऊपर IMF ने भी उसको जाके वहां उन्होंने मुतमईन किया है, और ये इशू रिजॉल्व हो चुका है। ये फंसाने में एक नई कहानी जो बुनी गई है, जिसको हमें अक्सर उसका देखना राब्ता करना पड़ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज ठीक है, डायरेक्शन आप कह रहे हैं कि हर चीज ठीक है, पीपल्स पार्टी से भी उनका मौक़िफ़ लेते हैं। हैदर ज़मान कुरैशी साहब, साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना वीडियो टेप का जो मामला है आपके सामने है सर, ये ऑडियो टेप का मामला आपके सामने है ना। नून लीग इसको अदालत में लेकर जा रही है ना, हुकूमत इसकी तहकीकात में कोई दिलचस्पी रखती है, अदलिया भी शायद खुद को इस तनाज़े से दूर रखना चाहती है, इसीलिए नोटिस भी नहीं लिया गया। आपके ख्याल में सर ये मसला फिर कैसे हल होगा सर? देखिए फवाद साहब, ये एक वीडियो या ऑडियो का मामला नहीं है, और आप देखें कि मुतवातिर कभी कोई वीडियो आ जाती है, कभी ऑडियो आ जाती है, और फिर उसके ऊपर लोग तबसरा करते हैं। मैं अली मादल शेख साहब की बात से इस हद तक तो इत्तफाक करता हूँ कि सियासत जो होनी चाहिए या जो तनकीद होनी चाहिए, खा वो किसी इदारे के ख़िलाफ़ हो, किसी इक़दाम के ख़िलाफ़ हो, हुकूमती पॉलिसी, उसमें ज़ातियात और पर्सनल जो हैं किसी भी एक्शंस को या किसी की मोरालिटी को हमें नहीं डिस्कस करना चाहिए। गो के मोरालिटी हाई मॉरल ग्राउंड होता है, लेकिन देखिए ना कि अब एक बहुत आला इदारा था, उसकी सर से पांव तक चूमती हुई हथकड़ियों वाली भी वीडियो आई थी, तो उसको किसी ने फोरेंसिक नहीं करवाया, किसी इदारे ने उसके ऊपर क्यों नहीं नोटिस लिया? तो जब वहाँ नोटिस नहीं लिया तो वहाँ मीडिया भी इतना सरापा एहतजाज नहीं हुआ। अब 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी, जस्टिस आसिफ खोसा साहब ने, उसमें पैरामीटर्स ले डाउन हो गए हैं कि ऑडियो वीडियो एविडेंस जो है, कोई भी अगर आएगा अरशद मलिक साहब की वीडियो के बाद, तो उसके एडमिसिबिलिटी कानून शहादत और एविडेंस एक्ट में कैसे होएगी, क्या तरीक़ेकार होगा। अब ये कहना कि PML नवाज इस वीडियो को क्यों नहीं यूज़ कर रही, शायद वो करें, शायद वो ना करें, ये तो उनका प्रेरोगेटिव है ना। जब वो अपने केस के दलाइल देंगे। नहीं, ये आप जो बात कर रहे हैं ना हैदर ज़मान कुरैशी साहब, इसी को मैं आगे लेके चल रहा हूँ। इसी से मेरा जुड़ा हुआ सवाल है कि ऑडियो एक फरीक के नज़दीक तो सच्ची है ना सर, दूसरे फरीक के नज़दीक ये झूठी है। सर आप माहिर कानून भी है ना हैदर ज़मान कुरैशी साहब, इसी वजह से मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इस तरह इसका फैसला टीवी पर होना चाहिए जिस तरह से हो रहा है, वज़रा बयानबाजी कर रहे हैं, सामने से काउंटर उनका आर्गुमेंट आ रहा है, देखिए कानूनी फोरम पर होना चाहिए सर इसका फैसला? अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, मैं इसी तरफ आ रहा था। देखिए, जब भी किसी इदारे पे या किसी शख्स के मुतल्लिक बात होती है, PTI क्रिटिसाइज नहीं हो रही होती, ठीक है, तो वज़रा आ जाते हैं मैदान में, ये ऐसे कि जैसे इनको लाने वाले यही लोग थे। अब अगर किसी ने कोई चीज की है मुबैना तौर पे, सही है गलत है, इसका फैसला तो अदालत ने करना है। जहां तक PML नवाज की बात है, देखिए वो जो एफिडेविट है सिर्फ वीडियो ही नहीं है, एक बयान हल्फी है जो नोटराइज्ड है इन अ कंट्री जिसके कानून और कवानीन को दुनिया में माना जाता है। वो UK में नोटराइज हुई,
सही हुई गलत हुई वो पेश की जाएगी। अगर वो पेश की जाएगी तो उस 2019 की जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसके पैराहे के अंदर उसको देखा जाएगा। बाकी रहेगी बात ये उसको सच्चा साबित करते हैं हुकूमत या कोई और इदारा उसको झूठा साबित करता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स ऑर्डिनेंस है, उसमें FIA के पास पावर है सेक्शन 20 के तहत, उसके अलावा और कवानीन है। लेकिन सबसे बेहतर मैं समझता हूं जो फोरम है, और मैंने एक दो और चैनल्स पे भी ये बात की है कि एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बना दें, अक्रॉस पार्टिजन पार्लियामान की कमेटी बना दें जिसमें सेनेट भी हो, कौमी असम्बली भी हो, हुकूमत के अरकान भी हो, अपोजिशन के हों, और वो चाहे वो नैब की वीडियो है, चाहे वो किसी और शख्स से मुतल्लिक है जिसका अदलिया के इदारे से ताल्लुक है, क्योंकि अदलिया को मैं नहीं समझता खुद इसको इंक्वायर करना चाहिए। दे विल बी अ जज इन देयर ओन कॉज। अच्छा, एक ऐसा मामला है और कहीं इसमें अदलिया का वकार नहीं आ रहा। अब ये शख्स का इक़दाम है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसके ऊपर एक पिटीशन भी दायर हो गई है, तो आप समझते हैं कि इस फोरम के ऊपर ये बात आगे बढ़ सकेगी? कोई नतीजा सामने जितनी मर्जी दायर हो जाए, पिटीशन दायर भी हुई हैं, 2 पिटीशनें दायर हुई खाकान अब्बासी और मरियम नवाज के खिलाफ। दे वर थ्रोन आउट ऑफ द कोर्ट बिकॉज साकिब निसार साहब एक आम शहरी की तरह हैं, ही इज अकाउंटेबल इक्वली। ठीक है, वो एक ज़माने में एक ओहदे पर फाइज थे जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन वो ओहदे का उस इदारे का वकार होता है, और कोई शख्स जब उस पर वकार को मजरू करता है किसी अपने ज़ाती फेल की वजह से, ज़ाती करप्शन की वजह से या किसी इकदाम की वजह से, तो वो अकाउंटेबल है, ना सिर्फ रिटायरमेंट के बाद बल्कि उस पीरियड के लिए भी वो अकाउंटेबल है जब वो उस ओहदे पर था, अगर उसने आइन और कानून और अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की हो। यही तो केस है जनरल मुशर्रफ के खिलाफ, और क्या है आर्टिकल 6 का, या और लोगों के खिलाफ कि अपने ओहदे में रह के, या किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर के खिलाफ। तो अगर पाकिस्तान की अवाम इस मामले में तो हक बजाने में, और इसमें कोई अदलिया की बेतौकीरी नहीं होगी, इसमें कोई किसी इंसाफ का कत्ल नहीं होगा। अगर एक लेकिन यहाँ पर हैदर ज़मान कुरैशी साहब सवाल ये भी बनता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इसका खुद नोटिस ले सकती है? लेकिन हिना परवेज भट्ट साहिबा आप ये बताएं, उनकी मर्जी है, वो कच्चे आम पे भी ले लेते हैं और ना लेने पे आए तो अंधेर नगरी पे भी नहीं लेते। इसीलिए तो अदलिया के अंदर से आवाजें आ रही हैं। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो हुई है कॉन्फ्रेंस, और अभी 1-2 दिन पहले एक और फाजिल बड़े सीनियर जज साहब हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने अपना माइंड दिया है कि एक पैरामीटर होना चाहिए, एक 4 से 5 मेंबर बेंच होना चाहिए जो इसका फैसला करे कि किस मामले पे सुओ मोटो लेना चाहिए या नहीं, इसके भी रूल्स फ्रेम होने चाहिए। तो ये बड़ी हिना परवेज भट्ट साहिबा से भी पूछ लेते हैं। हिना परवेज भट्ट साहिबा, एक बात मैं करना चाहूंगा फवाद, हिना ने NA 33 के मुतालिक 133 के मुतालिक, देखिए मैं समझता हूं ये ऐसा इल्जाम लगाना दुरुस्त नहीं है। जो नोटिस इलेक्शन कमीशन से कम मेरी इत्तला के मुताबिक आया है उसमें उन्होंने कहा है कि कोई कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन हुई, इनकी जमात से भी बहुत सारी वायलेशंस हुई, PTI भी कर रही थी, लेकिन उनका अब कैंडिडेट रन में नहीं है, तो ये बुखलाएं मत। अगर कोई वायलेशन हुई है तो ये तो इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा है, उसको रेक्टिफाई कर दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की आपका जवाब आ गया, आपने जवाब दे दिया सर। मुझे ऑडियो टेप के ऊपर भी जाना है, नहीं लगा रही, आपसे वीडियो शेयर करूंगी, एक वीडियो नहीं है काफी वीडियो है, और चलें जी आप वीडियो शेयर कर दिएगा। हिना पहले सेंट्रल कैंपेन, फवाद मुझे बात कंप्लीट करने दे, मेरी भी बात। तो आपका जवाब दे रहे थे ना वो, आपने पहले बात शुरू की थी ना, ये उसका जवाब दे रहे थे वो। मैं अच्छा चले अब आप मेरे से क्वेश्चन करें फिर मुझे टाइम दें। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मरियम नवाज खुद क्यों नहीं इस ऑडियो को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने केस का रिकॉर्ड का हिस्सा बना लेती? वो राना जस्टिस शमीम के बयान हल्फी को भी केस का हिस्सा नहीं बना रही, जबकि अदालत से आप उम्मीद करते हैं कि वो खुद इसका नोटिस लें। कहीं अदालतों को मजीद मुतनाज़ा करने का नया हरबा तो नहीं है हिना? पहले तो मैं हैदर ज़मान साहब को आंसर करना चाहूंगी, एंड फवाद प्लीज अब आप दरमियान में मुझे पूरा आप जरा प्लीज जल्दी कर लीजिएगा हिना, मेरा फिर टॉपिक रह जाएगा। प्लीज आप मुख्तसर जवाब दे दें। आपने टाइम ज़ुबान साहब को दिया ना, आप उतना ही टाइम मुझे चलें, बोलें जी बोलें। उतना इक्वली टाइम काउंट मैं इक्वल टाइम आपको अपने उस पे दूंगा ना, मैं अपने जो मेरा इशू है उसके ऊपर दूंगा ना। 133 के ऊपर तो मैं शो नहीं कर रहा ना। मैं आपको मैंने अपना इशू रेज करना है यहाँ, आपका इशू को भी जवाब दूंगी, लेकिन मैंने जो बात की है पहले मैंने उसको रेज करना है। कर लूं मैं? बोलें जल्दी कर लें जी। जो वीडियोस सोशल मीडिया पे आई हैं NA 133 की, वो पीको रोड ऑफिस पीपल्स पार्टी के सेंटर कैंपेन ऑफिस की वीडियोस हैं, और वो सारे सोशल मीडिया पे शेयर्ड है। और प्लीज ज़मान साहब आप इनके अंदर लुक
लुक इनटू करें, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो एक सीनियर जमात है और हम बिलीव करते हैं कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन में भी बिलीव करते हैं, पीटीआई की तरह नहीं है। पहली चीज। दूसरी बात, जहां तक आप वीडियो की बात कर रहे हैं, वीडियोस वाली जमान साहब ने बिल्कुल कहा कि इनके वुज़रा आके क्यों डिफेंड करना शुरू हो जाते हैं, तो इसका आंसर यही है, चोर की दाढ़ी में तिनका, ये क्यों डिफेंड करते हैं। और जो वीडियो की बात है वो एक वीडियो की बात नहीं है, वो तसलसल ऑफ इवेंट्स है। सबसे पहले जज अरशद मलिक की वीडियो, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे से पॉलिटिकली मुझे प्रेशराइज करके डिसीजन लिया गया। उसके बाद शौकत सदीकी का बयान, उसके बाद राना शमीम का एफिडेविट, और अब ये ऑडियो लीक आई है साकिब निसार साहब की। तो हम बिल्कुल यही कहते हैं कि इस पे इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और पीएमएलएन इसको अपने कोर्ट अपने केस का बनाए या ना बनाए वो लीगल हमारी टीम डिसाइड करेगी, लेकिन जुडिशरी को अपने ऊपर जो एक ये क्वेश्चन मार्क रेज हो रहा है और हम पूरी अवाम लुक अप टू करती है जुडिशरी को इंसाफ के लिए, तो इस क्वेश्चन मार्क के लिए एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। क्योंकि और इन्होंने हलीम आदिल शेख साहब ने बिल्कुल मरियम बीबी की बात दोबारा की, और जब आपने कहा कि अवाम का सबसे बड़ा इशू क्या है, तो बिल्कुल मुझे पता है मरियम बीबी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मरियम बीबी की जो ऑडियो आई थी, उन्होंने इतराफ़ किया कि वो मेरी ऑडियो थी। मैं इसी के ऊपर आ रहा हूँ, के इश्तारात मैं इसी के ऊपर आ रहा हूँ, पार्टी के अगर एडवर्टाइजमेंट है तो वो पार्टी की वो डिसाइड कर सकती है, लेकिन अवाम के इशू 22 करोड़ अवाम के ऊपर, लेकिन वो क्या, ये आप कैसे साबित करेंगी कि वो पार्टी के इश्तिहारात की बात कर रही थी? हुकूमत तो ये कहती है कि वजीर आजम हाउस में बैठ के वो मीडिया सेल चला रही थी, वो किस हैसियत में अहकाम दे रही थी? झूठ बोलती है। हमें इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने आपको बता दी कि पार्टी के इश्तिहारात थे, दैट्स अबाउट इट। हमें जरूरत नहीं है इनको कोई एक्सप्लेनेशन देने की। इनकी तो हम इनकी अपनी इनने कैप्टन सफदर की बात की, तो कैप्टन सफदर की बात के बाद शहबाज गिल का भी जो बयान है ना, वो भी प्लीज लगा दे। तो कंडेम करते हैं ना, तो शहबाज गिल जिस तरह की बातें करता है, अशफाक सराजी पे अटैक करते हैं, शोज को बंद कराने पे अटैक करते हैं, तो उसको भी कंडेम करें। चलें जी। और जो ऑडियो लीक साकिब निसार साहब की थी, उससे 22 करोड़ जो है ना अवाम अफेक्ट हुई। मोस्ट पॉपुलर लीडर मियां नवाज शरीफ साहब को कहा गया कि उनको जमानत नहीं देनी चाहिए इलेक्शन से पहले, उसकी वजह से इमरान खान हमारे पे मुसल्लत किया गया। उसकी चलें जी, आपका नुक्ता आ गया है आप, लेकिन चोर, अद्वियात चोर, कोरोना लेकिन चोर, ये फैसला अदालत ने करना है। ब्रेक लेनी है हिना, और फिर आखिरी सेगमेंट में मुझे महंगाई के ऊपर बात करनी है। IMF से जो एक डील हुई है हुकूमत की, उसके बाद फिर मिनी बजट भी आना है, तो पाकिस्तान में क्या असरात इसके मुरतब होंगे। एक ब्रेक लेता हूँ और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। तो आखिरी सेगमेंट में मईशत पर बात करेंगे। शेख साहब, शौकत तरीन ने खुशखबरी सुना दी है कि IMF से मुआहदा हो गया और जल्द ही $1 अरब डॉलर्स मिल जाएंगे। सऊदी अरब ने जो पैसे देने का वादा किया था वो भी जल्द ही मिल जाएंगे। फवाद चौधरी ने भी कहा है कि आने वाले हफ्ते में मिल जाएंगे। लेकिन क्या ये प्रोग्राम मुआशी इस्तेहकाम लाएगा या कौम को मजीद महंगा पड़ेगा ये प्रोग्राम? देखिए, इशू ये है कि IMF के पास जो हमें जाना पड़ता है, इसकी मजबूरियां आपको पता है। जितने कर्जे लिए हुए थे, लाजिम बात है कि IMF के पास मजबूरन हमें जाना पड़ता है। लेकिन जो पिछले दिनों, अब जैसे पेट्रोल भी आलमी मंडी में नीचे आ रहा है, सऊदी अरब के पैसे भी आ रहे हैं, IMF का भी जो प्रोग्राम फाइनलाइज हो गया, तो इंशाल्लाह इससे चीज़ें कंट्रोल में आएंगी। और लाजिम बात है, हमारी जिस अंदाज से इकॉनमी बेहतर हो रही है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, तो ये एक जो प्रॉब्लम आया था बीच में IMF की वजह से, ये एक मतलब एक रुकावट सी थी, एक अजीब पैनिक था। और मैं समझता हूँ इसके बाद हमारे रिजर्व भी, जब सऊदी अरब के पैसे और डॉलर्स आ जाते हैं, सर अवामी मफाद का सवाल है कि 1 तारीख को पेट्रोल कम होगा या फिर एडजस्ट होंगे पैसे लेवी में? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त पेट्रोल जब ऊपर गया था, लेवी तो आपको पता है कि इस वक्त जीरो कर दी है हमने। लेवी जीरो, जो मैं समझता हूँ कि पहली दफा जीरो किया सर, लेवी जीरो नहीं किया। जी सॉरी, सेल टैक्स हमने जीरो किया है। मैं समझ रहा हूँ, देखिए लेवी तो सर 30 रुपए लेके जानी है, जो आप कमिटमेंट कर चुके हैं कि 4 रुपए पर मंथ आपने बढ़ानी है। हाँ,
ये स्लिप ऑफ टंग है, मैं कहना चाहता हूँ जितना मैक्सिमम रिलीफ प्राइम मिनिस्टर साहब दे सकते हैं वो दे रहे हैं। लाजमी बात है कि पेट्रोल बाहर होगा, महंगा होगा, यहाँ महंगा आएगा, और आपको पता है कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत बढ़ गई है, बहुत सारे मामलात हैं। चले, आप ये कह रहे हैं हलीम आदिल शेख साहब, चूंकि प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है, और आप ये कह रहे हैं कि जितना रिलीफ हुकूमत दे सकती है हुकूमत देगी। इंशाल्लाह बेहतरी आ रही है, बहुत बेहतरी आ रही है। आप ये कह रहे हैं कि आइंदा बेहतरी आएगी। $72 फी बैरल हो गया है आ रहे हैं, आलमी मार्केट के लिए बहुत सारे रिलीफ पैकेजेस भी आ रहे हैं हर तरफ। हम इंशाल्लाह इस लवारिस नहीं छोड़ने वाले अवाम को, जिस तरीके से पैवस्कर है, शजर से उम्मीदें बाहर रख वाली बात है। सर वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है। हैदर ज़मान कुरैशी साहब, बाहर रही है आज आप एहसास प्रोग्राम शुरू हो चुका है, राशन प्रोग्राम शुरू हो चुका है, कामयाब पाकिस्तान की तरफ आगे बढ़ रहा है, उस एहसास और मईशत को भी बेहतर कर लेना सर, सब अच्छा हो जाएगा। अगर आप मईशत को बेहतर कर लेंगे सर, मुझे आपका मुद्दा आ गया सर, हैदर ज़मान कुरैशी साहब से बात पूरी उनका पॉइंट लेने दें। हम नहीं लेकर आए हैं, ठीक है सर, ठीक है सर, हम नहीं लेके आए थे, पोस्ट समझिए आपकी बात। वक्त खत्म हो रहा है। हलीम आदिल शेख साहब, मुझे दोनों मौजूद मेहमानों को भी वक्त देना है। शौकत तरीन ने IMF प्रोग्राम बहाल होने की खुशखबरी सुनाई है, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कह दिया है हैदर ज़मान कुरैशी साहब कि पेट्रोलियम पर लेवी में महाना इजाफा करना होगा और उसे 30 रुपए तक लेकर जाना होगा सर। इसके अलावा टैक्सेस का इस्तिस्ना भी खत्म कर दिया जाएगा। आपके ख्याल में जो दावे कर रहे हैं अभी हलीम आदिल शेख साहब, IMF प्रोग्राम की बहाली खुशखबरी है या फिर ये बुरी खबर है आवाम के लिए? माशाल्लाह पाकिस्तान के अवाम की बर्बादी बदबख्ती का सिलसिला जो 3 साल से जारी है वो तेज़ी से जा रहा है, और यही शौकत तरीन की जुलाई की स्पीच, जो बजट स्पीच है, वो प्लीज़ ज़रूर चलाइएगा और इस पे अलहदा प्रोग्राम कर लीजिएगा। उन्होंने कहा था कोई और हम टैक्स नहीं लगाएंगे। 5 रुपए पहले बिजली बढ़ा दी है, 5 अभी और बढ़ जाएगी दिसंबर से पहले। कई 100% गैस बढ़ चुकी है, तेल और बढ़ेगा। PDL 30 रुपए करनी है क्योंकि 610 अरब रुपए इकट्ठा करना है। घी, चीनी और बाकी चीज़ों की कीमतें भी बढ़ेगी, फ्यूल प्राइसिंग भी बढ़ेगी। GST कम किया गया है ताकि सूबों को NFC ना मिले। PDL से जो है विफाक अपने पास चीजें रखेगा। तो फिर ये लोग कैसे कह रहे हैं हैदर ज़मान कुरैशी साहब? अभी आपके सामने कहा है हलीम आदिल शेख साहब ने कि बस 2 से 3 महीने इंतजार करें। कल अली साहब भी हमारे प्रोग्राम में कह के गए 2 से 3 महीने में इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी। अब आप शेख साहब ने जो कहा है वो मैं सुन रहा था ना फवाद साहब, या तो मैं सुन रहा ना होता, मैं प्रोग्राम में ना होता। एक वक्त कम है, दूसरा आप शेख साहब की बात मुझे सुना रहे हैं। शेख साहब जरूर बातें करते रहे, ये मोती परोते रहे। पाकिस्तान की बर्बादी, पाकिस्तान की मईशत जो 28,000 अरब के ऊपर कर्जा था, जो ये चीख चीख कर कंटेनर पे बताते थे, वो खैर से 3.25 साल में 50,000 अरब हो चुका है। जी। एक पाकिस्तानी जो 1,44,000 का मखरूज था, आज वो 2,65,000 रुपए फी कस का मखरूज हो गया है। सर्कुलर डेट जो 1200 अरब पे था, आज 2200 अरब रुपए पे हो चुका है। इनका क्या कहना है? पाकिस्तान की आवाम की बर्बादी, पाकिस्तान के लोगों की जिंदगियों की बर्बादी का अमल जौक और शौक से चल रहा है, और इंशाल्लाह इनकी ज़ेर नुक्ता आ गया सर आपका। आप ये कह रहे हैं कि कोई बेहतरी नहीं आ सकती, ये सिर्फ दावे हैं, ये सिर्फ दावे हैं। ठीक है हैदर ज़मान कुरैशी साहब, आखिर में निकलती थी वो डाका मार के चली। आखिर में हिना परवेज भट्ट साहिबा से भी पूछ लेता हूँ। हिना परवेज भट्ट साहिबा, आपके ख्याल में IMF प्रोग्राम की बहाली से मुल्क की मईशत के बहाल होने का भी कोई इम्कान है या फिर आवाम पर मजीद परेशानियों का पहाड़ गिरने वाला है? देखिए, जब आज PTI का जलसा मैं दोबारा रिपीट करूं कि PTI के अपने लोग खड़े होके डाइस पे ये कहना शुरू हो गए हैं कि नो इमरान नो, इनके अपने लोगों को पता चल गया। इसीलिए आप देख लें कि PTI के वो बंदा कहीं आप लोगों ने तो नहीं भेज दिया था इनके जलसे में? पता है, ऑपोजिशन ने तो नहीं भेज दिया? हमने इनका अपना ही PTI का अपना ही बंदा था जिसने डाइस पे आके कहा नो इमरान नो, और अवाम जो है वो यही कहती है इमरान खान का जाने का टाइम आ गया है। तो बात यही है कि जब से इमरान खान हमारे पे मुसल्लत किए गए हैं, पहले अभी हलीम आदिल शेख 3 महीने का प्लान दे रहे हैं। जब ये आए थे तब इन्होंने 100 दिन का प्लान दिया था, फिर 300 दिन का प्लान दिया, अब 3 साल गुजर गए, अब ये कह रहे 3 महीने और। तो बड़े कोई नौकरियों की बारिश होनी थी, पता नहीं कितने घर बन जाने थे। IMF से इन्हें लोन नहीं लेना था। इमरान खान साहब कहते थे अगर IMF से लोन लिया तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। मुराद सईद ने पैसे मुंह पे वापस मारने थे। डॉलर हाईएस्ट प्राइस, महंगाई ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने कहा कि 18% लास्ट वीक थी, अब ना वो ये कह रहे हैं कि अगर आप अपने दौर में इस्लाहात कर लेते, आप सही तरह से हुकूमत चलाते, तो हमें IMF के पास जाना ही नहीं पड़ता।
ये तो ये इल्जाम लगाते हैं ना। कर ले, मुझे तो ये हंसी आती है। कभी ये कहते हैं महंगाई है ही नहीं, पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है, कभी ये कहते हैं कि पिछली पार्टियों की वजह से महंगाई है, कभी कहते हैं आलमी मंडी की वजह से आलमी कीमतों की वजह से महंगाई है। पहले एक चीज डिसाइड कर ले। शौकत तरीन साहब पहले कोई बात कहते हैं, फिर खुद ही अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। इनके पास कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है। मिनी बजट नहीं लेके आएंगे, मिनी बजट आ गया। अब आलमी ऑयल की प्राइसेस कम हुई हैं, ये प्राइसेस कम करेंगे? नहीं करेंगे, ये फिर प्राइसेस इंक्रीज करेंगे। तो एक इकोनॉमिक पॉलिसी दें। इन्होंने सिर्फ माशरत को तबाह किया। 5.8 पे हम जीडीपी छोड़ के गए। इस वक्त इन्होंने क्या जीडीपी कहाँ ले आए? रिकॉर्ड तरीन कर्जे। एक अभी भी अपने इतने डेवलपमेंट की कोशिश, यानी आपका ये ख्याल है कि आम आदमी की जिंदगी तब्दीली नहीं आने वाली IMF के प्रोग्राम के बहाली के बाद भी, है ना? परवेज़ भट्ट साहब बहुत शुक्रिया, हलीम आदिल शेख साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, हैदर ज़मान कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का आपका भी बहुत शुक्रिया। फवाज़ ज़ैदी को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।